हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीति और सरकार ये वाली पॉलिटिकल साइंस ली है। तो इसमें हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले में। तो हम बहुत सारी जो है वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं इस वाले उसमें। तो जो है जैसे यूनिट नंबर 1 से हमारा जो है भारतीय संविधान और इसके दोनों के दोनों चैप्टर्स जो हैं वो भी कंप्लीट हैं। यूनिट नंबर 2, थर्ड, फोर्थ, ये सब हम लोग अपनी से कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 9, तो इस यूनिट नंबर में से आपके दो लेसन्स हैं। पहला है आपका विकासात्मक और कल्याणकारी आयाम और दूसरा है आपका उत्पीड़क आयाम। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम यही देखते हैं कि जो हमारा जो 9th यूनिट है उस यूनिट में से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उस यूनिट के अंदर से जो आपके लेसन्स हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेसन नंबर विकासात्मक और कल्याणकारी आयाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारतीय राज्य की परिवर्तित प्रकृति है उसके अंतर्गत जो विकासात्मक और कल्याणकारी प्रकार हैं, आयाम हैं, दृष्टिकोण हैं, तो ये परिप्रेक्ष्य हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये आयाम, परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, नज़रिया, ये सब एक ही वर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले उद्देश्य बताया गया है इसमें कि जो ये पार्ट है इसके अंदर जो है भारत के राज्य की साम्राज्यवादी शक्तियों से अभिभार और उपनिवेशी विरासत के साथ में राज्य की निरंतरता और अनिरंतरता की प्रक्रिया का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। विरासत का मतलब लेगेसी, यानी कि जो भी पूर्वज हमारे को छोड़कर जाते हैं वो हमारी विरासत कहलाती है। और इसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में चुनौती का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम जानेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बस लेसन को अच्छा सा सुनना है, जिससे कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट जो है उसके बारे में लिख सको। तो इसकी प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखते हैं कि उपनिवेशी शासन के अंत में और लगभग 200 वर्ष की पराधीनता के पश्चात भारत के नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति धूमिल और ध्वस्त हो गई थी। तो उपनिवेशिक शासन के अंत के बाद, उपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है कि जो भी एक जो छोटा या फिर कमज़ोर जो वो होता है, क्या कहते हैं, राज्य होता है या देश होता है, तो उसके ऊपर जो है एक शक्तिशाली राज्य या फिर देश जो है अपना कब्जा कर लेता है, तो उसे उपनिवेशी शासन कहा जाता है। उसके खत्म हो जाने के बाद में भारत के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र के जो रूप में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो स्थिति थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, धूमिल हो गई, ध्वस्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और नेता हैं, उनको आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, एट द टाइम हम लोग इस सिचुएशंस के अंदर नहीं थे कि हम अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति के अंदर देख पाएँ। परंतु उस समय क्या हुआ, आज़ादी के साथ-साथ जो है विभाजन का भी सामना करना पड़ा और स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे और नेता थे, उनको आंतरिक रूप से कहें या बाहरी रूप से कहें, दोनों रूप से जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब विभाजन एक ऐसा कारक है जिसने हमारे नेताओं को देश के विकास और समृद्धि हेतु शांति के महत्व को मनाने के लिए विवश कर दिया मानने के लिए विवश कर दिया, और समस्याओं ने चारों ओर से भारत को घेर रखा था। तो इतना होने के बावजूद भी हमारे नेता देश के लिए एक संविधान निर्मित करने में सफल हुए, जिसमें नव युवा राष्ट्र के नागरिकों को आशा प्रदान करने का कार्य किया गया। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सोवियत आधारित नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर केंद्र द्वारा विकासात्मक प्रक्रिया को निर्देशित और केंद्रित किया जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम समझ में आ रहा है हमारे को। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1976 के 42वें संशोधन के दौरान बताया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और ये सभी शब्द जो है सम्मिलित किए गए थे। अब बाद में धीरे धीरे जैसी पार्टियों के सिद्धांतों को उल्लेखित किया गया, आगे जाकर जनता पार्टी के आगमन से क्या हुआ, पूर्वगामी सरकार की अनेक नीतियों को समाप्त किया गया। इंदिरा गांधी पुनः गरीबी हटाओ की नीति के साथ में शक्ति में आई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारत का जो विकास है वो कैसे, किस तरीके से उसका आयाम है। तो उत्तर उपनिवेशी राज्य में भारत की यात्रा अलग अलग क्षेत्रों में विकास से आरंभ हुई, अब जिसमें कृषि, औद्योगिकरण, ये सब चीज़ें सम्मिलित थी। अब ये नेहरू का एक नेतृत्व था जिसने भारत के वृद्धि विकास को एक नई दिशा की ओर अग्रसर भी किया। अब इस विषय में कोई संदेह नहीं था कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि में सम्मिलित था। हमारा भारत जो था वो कृषि प्रधान देश है, और सबको पता है कि हमारे भारत के अंदर जो है कृषि की प्रधानता सर्वोच्च थी। तो वृद्धि और विकास को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करना स्टार्ट कर दिया, और भूमि सुधार मानकों को भी लाया गया। हालांकि जो चार राज्य थे जैसे जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इसमें ये सफल हो सका
और भारत के अंतर्गत नियोजन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्रता पूर्व की राजनीतिक सचेतना से सह संबंधित रही और कांग्रेस की जो समिति थी अगस्त 1937 में भारत के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए एक संकल्प पारित कर दिया था। वहीं एक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये दो दिग्गज वामपंथी नेता जो थे, अपने आपसी मतभेदों को रखकर औद्योगिक विकास के प्रश्न को संपूर्ण भारत औद्योगिक योजना के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ पर इस समिति के दौरान जो है यहाँ पर कुछ बताए गए, कुछ बिंदु बताए गए, वो बिंदु कौन कौन से थे। सबसे पहले इसलिए द्वारा भारत की नीतियों का निर्धारण तब भी किया जाता था जब भारत उपनिवेशी सत्ता सत्ता के अधीन था और प्रांतीय कांग्रेस सरकार की नई नीतियां राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए विचारों के पुंज का निर्माण कर रही थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राज्य के लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में योजना, तकनीकी मूल्यांकन और वैज्ञानिकता पर भी आधारित थी। तो राज्य का जो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत जो है तकनीकी रूप को लेकर आया गया और कांग्रेस के उभरते हुए राज्य नेतृत्व की समस्या का समाधान करने के लिए विशेषज्ञ समिति की राय महत्वपूर्ण थी। अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो उभरते हुए राज्य नेतृत्व की समस्या को देखते हुए उसका समाधान करने के लिए जो है एक विशेषज्ञ समिति की राय महत्वपूर्ण मानी गई थी। अब ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर देख ही ली है और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा देखो चीज़ें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि 1940 तक राष्ट्रवादियों का तर्क था कि उन्नति एवं विकास करने हेतु सर्वप्रथम विदेशी शासन को हटाने की आवश्यकता है, कि विदेशी शासन हटेगा उसके बाद ही जो है विकास हो पाएगा। 47 से 69 तक भारत की राजनीति कांग्रेस व्यवस्था के रूप में परिभाषित की जाती है, एक क्षत्रिय राज था कांग्रेस का। उसके बाद वहीं 1962 और 65 में युद्ध हुए, जिसमें पाकिस्तान का युद्ध, ठीक है, चाइना 1962 में चाइनी युद्ध और 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ में युद्ध, और भारत के अंतर्गत औद्योगिक वृद्धि को भी एक बड़ा झटका उस समय मिला था। वहीं 1969 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो है बहुत बड़ी चुनौती मिली और प्रथम बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ। कांग्रेस का एक क्षत्रिय राज था और कांग्रेस 9 राज्यों में हार चुकी थी। 1971 के अंदर जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ में दोबारा वापसी की और कांग्रेस व्यवस्था से अलग हो गई। नेहरू काल की जो कांग्रेस संरचना थी वो बिल्कुल अलग हो गई, दो भागों में बट गई थी। फिर 60 के दशक में जो है, क्या आपको पता होगा कि जो खाद्यान्न संकट आया था, हरित क्रांति आई थी, तो उस समय हरित क्रांति की जब बात की गई थी तो उस समय हरित क्रांति के नाम से इसको जाना गया, जब बीज, सिंचाई, खाद आदि वस्तुओं का अनुमोदन देकर वहाँ पर जो है वृद्धि की जा रही थी। तो ये सब सब चीज़ें आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर कि भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों के मध्य संबंधों को राज्य के राजनीतिक ढांचों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बोला जाता है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, आर्थिक नीति जो होगी ना उसको देखते हुए जो राजनीति का ढांचा है उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि 21वीं शताब्दी के आगमन से हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। अब बाजार हो, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक लोकतंत्र जैसे शब्द जो है वो मात्र पूर्वी यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और विकसित देशों में भी प्रभावित रूप से प्रयोग में आने जाने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र शब्द है वो मात्र जो है पहले यूरोप के अंदर सीमित था, तो ऐसा नहीं है कि अब यूरोप तक ही सीमित है, बल्कि अब वो जो है लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर सभी देशों के अंदर ये प्रभावी रूप से जो है प्रयोग में आने लगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखेंगे उत्तर उदारवाद और भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हुआ, परिवर्तन की जो शुरुआत हुई, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो स्टार्ट हुए थे 1980 के दशक में। अब 1991 से व्यवस्थित रूप में संरचनात्मक परिवर्तनों का आरंभ हुआ और घरेलू नियामक व्यवस्था में परिवर्तन भारत की वैश्विक कूटनीति के अनुसरण स्वरूप हो रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था में उदारवाद के आगमन ने भारत की वृद्धि दर को भी प्रभावित कर दिया। अब भारत के अंदर उदारवाद की स्थिति को अपना लिया गया तो भारत की जो वृद्धि थी ना उसमें भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। अब वो जो परिवर्तन हुआ इन सभी ने भारत की आर्थिक क्षमता को परिवर्तित कर दिया और सॉरी और राज्य स्वतंत्रता के पश्चात भी विध्वंसकारी और सामाजिक आर्थिक संस्कृति को परिवर्तन करने में केंद्रीय भूमिका निर्वाह करने लगा। वहीं 1991 तक सुधारों में भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिति में सुधार अवलोकित होने लगे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो है असुरक्षित बहुमत में थी। लोकतंत्र को जब तक एक व्यापार केंद्रित वातावरण में प्रस्थान करने में अनेक कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा था। जब कोई भी दल गठबंधन सरकार के काल में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असफल हो रहा था। भारत की आर्थिक परिवर्तन की जो यात्रा है
निरंकुश शासन में होने वाले आर्थिक सुधारों से भी अलग थी। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति संकटग्रस्त थी, जिस कारण उस काल में आईएमएफ यानी कि आईएमएफ जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्य से सक्रिय का अध्ययन करना आवश्यक हो गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बस नॉर्मली आपको चीज़ें समझनी है जिससे कि आप अपने एग्जाम में लिख सकें। अब भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, यहाँ पर चुनौतियाँ, तो कल्याणकारी राज्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अभूतपूर्व स्वप्न था और वह संकल्पना थी जिसे स्वतंत्र भारत के संविधान के माध्यम से साकार किया गया। कल्याणकारी राज्य जहाँ पर सबका कल्याण हो। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है दर्शनात्मक कार्य है जिसमें कि टी एच मार्शल ने सामाजिक नागरिकता की अवधारणा महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी है। उसके बाद में जायल के अनुसार भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धर्म से ऊपर परोपकार पितृत्ववाद इस पर आधारित है, जो कि पश्चिम के अधिकार की अवधारणा से अलग होती है। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो 21वीं सदी में भारत की बात करते हैं। 21वीं सदी आते आते भारत की स्थिति कैसी हो गई। तो 1947 में उपनिवेशी सत्ता से स्वतंत्रता के पश्चात में आज़ादी जब मिल गई थी 1947 में, तो उसके बाद भारत की आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि 21वीं सदी के भारत से बिल्कुल अलग हो चुकी थी, क्योंकि 2020 तक भारत जो है क्रय शक्ति के मापदंडों के आधार पर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले रूप में उभरने की राह पर आ चुका था। अब विकासात्मक आयाम द्वारा भी विभिन्न पथों को अपनाया जा रहा था। आधारभूत आवश्यकताओं के स्थान पर कौशल, श्रम की उपलब्धता, मानव संपदा विकास में भी जनसंचार तकनीकी भूमिका, कौशल विकास, ये सब चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित हो गई। मेक इन इंडिया, कौशल भारत जैसी अनेक योजनाएं लाभ के क्षेत्र को विकसित कर पाने में सफल हो सकेंगी। अगर सरकार जनसांख्यिकी लक्ष्यांश को 21वीं के भारत की वृद्धि का लाभ लेने में उपयोग कर सकेंगी। कौशल और तकनीकी सहयोग के बिना यह नीतियाँ कम लाभदायक सिद्ध होंगी। और धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे हम कि बहुत सारी चुनौतियाँ, जैसे भारत के लिए अनेक चुनौतियाँ थी। निर्धनता, भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं के प्रति भेदभाव, नारी शक्ति प्रजनन और वितरण व्यवस्था की अक्षमता, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई थी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। देखो किस प्रकार से उपनिवेशी काल में भारत एक विकासमंथक राज्य के रूप में उभरा। योजना काल के दौरान भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था की विवेचना करनी है। 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों के लिए जो कौन से कारण थे वो बताने हैं। समाजवाद से आप क्या समझते हो, जो लास्ट हमने पढ़ा 21वीं सदी में विकासात्मक और कल्याणकारी राज्य क्या है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको सिर्फ टॉपिक समझने हैं जिससे कि आप आंसर लिख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।